student, welcome in our YouTube channel Smart Teaching Zone. Myself is प्रेम प्रकाश और मैं आज इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टू टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? अगर हम कॉमर्शियल यूनिट की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमारे पास बिल जो आता है, ठीक है, आपको सबको पता है कि बिल में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मेजर की जाती है यूनिट्स में। तो आपके पास आता है, आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि भाई आप आज इस महीने का हमारा 100 यूनिट कंज्यूम हो गई, 200 यूनिट कंज्यूम हो गई। तो वॉटेवर जितनी भी कंजप्शंस हैं आपके घर के अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है वो हम करते हैं यूनिट्स में। तो जो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये होती क्या है? दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट। फाइन। और कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? दैट इज किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। मतलब किलोवाट आवर की मीनिंग क्या है? इस किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक बिल आता है, दैट इज 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होता है? किलोवाट आवर के। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? अगर हमारे पास कोई अप्लायंसेस है जिसकी पावर रेटिंग है 1 किलोवाट, मतलब कोई अप्लायंसेस है 1000 वॉट का। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में जो घर में मोटर होती है, पानी की मोटर होती है, जिससे हम सप्लाई का पानी अपने ऊपर छत पर टैंक में चढ़ाते हैं, तो उस पर यूजुअली वो 1 किलोवाट की होती है। तो उसकी जो रेटिंग है, पावर रेटिंग 1 किलोवाट होती है, मतलब 1000 वॉट। अगर आप उस मोटर को 1 घंटे तक, 1 आवर तक रन कराएं, तो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी दैट विल बी 1 किलोवाट आवर। तो आपका मीटर 1 यूनिट उसको शो करेगा। कब? जब हम 1000 मतलब 1000 वॉट की अप्लायंसेस को 1 घंटे तक रन कराएं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर मींस 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक रन कराएं। तो 1 किलोवाट कितने जूल के इक्वल होता है? क्योंकि आपको पता है एनर्जी की यूनिट तो क्या होती है? जूल। तो हम देखना चाहते हैं कि 1 kWh के अंदर कितने जूल एनर्जी होती है। अगर जूल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। फाइन। फॉर 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। तो आपको आवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में। तो जैसे ही आप 60 इंटू 60, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। आप आर को सेकंड में, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर से अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 इंटू 60, तो दैट विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 60, दैट इज 6 6 जा 36, 20 और 30 ये, तो टोटल हो जाती है 50। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 36,000,000 दैट मैनी जूल। और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो दैट इज 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जूल। और अभी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यही 1 यूनिट है जिसमें यूनिट्स में जो हमारा बिल आता है, दैट इज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 3.6 10⁻⁶ जूल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी अप्लायंसेस, अगर सपोज करो कोई प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, उसकी रेटिंग है 1000 वॉट, मतलब 1 किलोवाट।
उससे आप 1 आवर तक, ठीक है, कपड़ों को प्रेस करें तो जो बिजली कर खर्च होगी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी, उसकी रेटिंग होगी 1 किलोवाट। मतलब आप 1 यूनिट बिजली को कंज्यूम कर चुके होंगे। फाइन। इससे रिलेटेड यहां पे मैंने 2 क्वेश्चंस यहां पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, कोई बल्ब है, ए बल्ब ऑफ 60 वॉट रन फॉर 50 आवर्स। हमने 60 वोल्ट का बल्ब 50 आवर्स तक रन कराया, तो हमें बताना है हाउ मच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे? तो यहां पर अगर आपको याद होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था पावर का, पावर इक्वल्स टू W/T। फाइन। तो यहां पर जो W है दैट इज द एनर्जी, ये एनर्जी अपॉन में टाइम। तो आप कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे? एनर्जी दैट इज P क्रॉस मल्टीप्लाई करके, P इंटू टाइम, मतलब पावर इंटू टाइम। तो पावर कितनी है? 60 वोट, 60 वोट का बल्ब है। फाइन। इंटू टाइम कितना है? 50 आवर्स। अब यहां पर क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर, तो सबसे पहले पावर जो आपकी 60 वॉट है इसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो इतने वॉट और किलोवाट को चेंज करने के लिए बच्चों इसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो दैट मैनी किलोवाट। और टाइम कितना है हमारे पास? 50 आवर्स। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 60 बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 50, तो दैट मैनी किलोवाट आवर। ये आप 0 से 0 काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई करोगे तो 30 डिवाइड बाई 10, तो 3 किलोवाट आवर और 3 यूनिट। इट मींस अगर 60 वोट का बल्ब आप 50 आवर्स तक जलाए रखें, देन जो इलेक्ट्रिक बिजली का खर्च आएगा वो कितना होगा? 3 किलोवाट आवर या 3 यूनिट। तो वो 3 यूनिट बिजली को कंज्यूम कर चुका होगा। ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये एक कोई दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है, कोई बल्ब है, आपने यहां पे जैसा कि लिखा हुआ है कार हेडलाइट बल्ब, जो कार की हेडलाइट होती है उसका जो बल्ब है वो 2 एम्पियर करंट ले रहा है। फाइन। और उसकी जो वोल्टेज होती है वो 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो 12 वोल्ट बैटरी से 2 एम्पियर करंट को ले रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 10 मिनट में हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपके पास में पूछा जा रहा है कि भाई वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मतलब बैटरी उसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपको पावर नहीं पता, आपको क्या पता है केवल कि वो 2 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि P इक्वल्स टू W/T, ये फॉर्मूला। ठीक है। और अब यहां से W मतलब एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी, यहीं से लेते हैं। अब पावर हमें पता नहीं है, पावर तो गिवन है नहीं, लेकिन हमें क्या गिवन है? I और V। तो एक पावर के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था कि पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। तो मैं यहां पे पुट कर सकता हूं V इंटू आई इंटू टी। फाइन। तो यहां पे हमने P की वैल्यू रखी, P
P इक्वल्स टू V इंटू आई और इंटू टी। तो आपको वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट, करंट गिवन है 2 एम्पियर और टाइम गिवन है कितना 10 मिनट्स। तो टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट्स। अब इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 10 इंटू 60 इक्वल्स टू 600 सेकेंड। ये वैल्यूज और V गिवन है, V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, I गिवन है, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। फाइन। तो ये सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो क्या आने वाला है, तो एनर्जी इक्वल्स टू 12, V की वैल्यू, I इज 2 एम्पियर, T 600। तो 24 इंटू 600 मल्टीप्लाई करोगे 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 and 2 14 and 2 0, दैट मैनी जूल। इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है। तो अगर आप कोई बल्ब जिसपे 12 वोल्ट का बल्ब है 2 एम्पियर करंट ले रहा है सोर्स से, 10 मिनट तक चलाया जाए तो इट कंज्यूम 14400 जूल एनर्जी। ठीक है। आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके। ठीक है। और किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहां से, 1 किलोवाट इक्वल्स टू दैट मैनी जूल। तो अगर आप इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3.6 इंटू 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे। फाइन। तो इस तरीके से हम पावर की कंजप्शन के कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या? एक्चुअल में इस इफेक्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में। कैसे कैसे ट्रांसफर होती है? अगर हम यहां पे कंसेप्ट की बात करें तो सपोज करो ये कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वायर जो होता है, आपको मैंने रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में बताया था कि इसके अंदर कुछ कैटायंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं, क्योंकि जो वायर है वो किसी ना किसी एटम से मिलके बना होगा। तो ये जो एटम्स हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुके होते हैं, तो कन्वर्ट इनटू कैटायंस, जिनको कर्नल्स भी बोलते हैं। ठीक है। मतलब जो जितने भी कंडक्टिंग वायर हैं दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे? जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुके होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं वो कहां आते हैं? इन स्पेस में। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला था हमने फ्री इलेक्ट्रॉन। फाइन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये आप यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, बैटरी लगाते हो, आपने ये बैटरी अप्लाई करी, तो यहां से करंट ऐसे चलता है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो दिस पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। फाइन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। आप जैसा कि आपको सबको पता है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के चलने की अपोजिट होती है। तो करंट की डायरेक्शन है ये, और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। फाइन। तो क्योंकि इस वायर के अंदर बीच में क्या है, ये कैटायंस हैं, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही अट्रैक्शन से ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो ये इसको कोलाइड कर जाएगा। ठीक है। फिर ये अगेन टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ये इससे कोलाइड हो जाएगा। फिर
यहां से टकरा के यहां पे टकराएगा। तो यहां पर मतलब वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कब कर रहे हैं, जब उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, जिससे दे कोलाइड विद द कर्नल्स और कैटायंस, ठीक है। और जब आपको पता है जब टक्कर होती है तो क्या होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहां पर सक्सेसिव कोलिजन्स होती रहती हैं, कंटिन्यू कोलाइड करते रहते हैं एटम, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली कोलाइड करेंगे तो कोलिजन से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी कहां से मिल रही है, इससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर को। मूव कौन कर रहा है, खींच कौन रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, दिस पॉजिटिव पोटेंशियल। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और मूव करते टाइम दे कोलाइड, और जब वो कोलाइड करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि भाई इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है V, इसका फॉर्मूला आपको बताया था V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। तो ये W क्या है, दैट इज द वर्क, और वर्क ही क्या है, एनर्जी। तो W इक्वल्स टू V इंटू Q, ठीक है। और V ओम्स लॉ से देखें, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू IR, एंड अगेन Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहां पे पुट करते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V के प्लेस में IR, तो इट बिकम I इंटू R, एंड Q के प्लेस में I इंटू T। देन फॉर्मूला क्या बनने वाला है, I स्क्वायर R इंटू T। तो W इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T। और यही एनर्जी किसकी फॉर्म में आती है, हीट की फॉर्म में मिलती है। तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T, दिस वन। तो हमें कितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में मिलने वाली है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। अगर हम यहां से देखें, जो हीट डेवलप हो रही है इस रेजिस्टेंस वायर में, ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसमें जो हीट डेवलप हो रही है वो क्या है, करंट के स्क्वायर टाइम है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम पे डिपेंड कर रही है। इट मींस अगर हम देखें तो द हीट प्रोड्यूसिंग इन द रेजिस्टेंस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ठीक है। R मल्टीप्लाई में है तो दैट इज H हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एंड हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने टाइम तक हम यहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि भाई I स्क्वायर, जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतनी ही कोलिजन ज्यादा होगी, और जितनी कोलिजन ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हीट डेवलप होगी। इट मींस हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, एक बात। दूसरा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो जितना ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उतनी ही कोलिजन ज्यादा होगी, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतनी ही हीट भी ज्यादा डेवलप होगी, और फिर जितने टाइम तक आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहेंगे उतनी ही हीट ज्यादा डेवलप होगी। इट मींस जो डेवलपिंग हीट है, प्रोड्यूसिंग हीट है इन द रेजिस्टेंस वायर, that is directly proportional to I square, directly proportional to the resistance, and directly proportional to T.
तो ये सारी चीजें हमने बताई कि जो हीट डेवलपिंग है, ये कोई रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इस वायर के अंदर जो जितनी भी हीट डेवलप होती है, दैट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी बातें हमें जूल्स लॉ में बताई गई। मतलब ये सारे फैक्टर्स के कंबाइंड को हम बोलते हैं जूल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग द जूल्स लॉ, द हीट प्रोड्यूसिंग इन ए रेजिस्टेंस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इक्वेशन फर्स्ट, अगर फिर से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, H directly proportional to the resistance, and the heat producing directly proportional to the time। तो ये तीन फैक्टर्स हमें जूल्स लॉ में बताए जाते हैं, जो हमने यहां पर प्रूव करके आपको बताए। फाइन। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग द हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एंड हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। देखो जितनी भी आपके हीटिंग अप्लायंसेस हैं, जैसे टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, ठीक है, इमर्सन रोड, पानी गर्म करने वाली रोड, गीजर, उन सबके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है। ये हीटिंग एलिमेंट इस टाइप से एक कोइल्ड एलिमेंट होता है। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इट बिकम रेड हॉट, इतना गर्म हो जाता है कि ये रेड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, रेड कलर की लाइट निकलती है इससे, ठीक है, तो इट बिकम रेड हॉट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई इस हीटिंग एलिमेंट को हम कॉपर का क्यों नहीं बना सकते, नाइक्रोम का क्यों बनाते, ठीक है, तो इसका रीजन है, इसको हम एलॉय का ही क्यों बनाते हैं। नाइक्रोम एक एलॉय है, तो क्यों बनाते हैं भाई, कॉपर का क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो वी कैन नॉट फॉर्म हीटिंग एलिमेंट फ्रॉम कॉपर, ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हमें क्या चाहिए यहां पे, जिसका कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको एलॉय का बनाते हैं। अब जो एलॉय के बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये रेड हॉट हो जाएगा लेकिन मेल्ट नहीं होगा। अगर ये मेल्ट हो गया तो यहां से ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, तो जो कॉइल्ड है वो टूट जाएगा, ये वायर बीच में से टूट होगा, मेल्ट होकर टूट जाएगा, तो ये खराब हो जाएगा। तो हमें क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि जो ये कोयल जिसकी हमने बनाई हीटिंग कोयल, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। और जो एलॉय होते हैं दे आर रेजिस्ट टू ऑक्सीडेशन, तो वो ऑक्सीडेशन से रेजिस्ट होते हैं, जिसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ये रेड हॉट कहां होगा, एयर के अंदर। एयर में क्या है, ऑक्सीजन, और अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जल जाएगा, जैसे कि आपको पता है एवरीथिंग इज बर्न इन एयर, तो अगर ये जल गया मतलब ऑक्सीडाइज हो गया तो फिर तो फूक जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा ये वायर। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, मतलब एयर में उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, और उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। दैट्स व्हाई these elements are formed by nichrome or any alloy, ठीक है, which are resist to oxidation, which have high melting point and which have high resistance। फाइन। तो यहां पर आपने एक चीज और देखा होगा कि हम लोग एक सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं, घरों में एक सेफ्टी डिवाइस होती है,
तो सेफ्टी डिवाइस में हम फ्यूज का यूज करते थे, अब हम यूज करते हैं एमसीबी। तो फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस भी देखें, ठीक है, अपना जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के अंदर भी देखें तो उसके अंदर भी फ्यूज लगा होता है। फ्यूज बेसिकली क्या होता है, एक कांच की छोटी सी ट्यूब होती है जिसके अंदर एक वायर लगा होता है इस टाइप। ये वायर की एक कैपेसिटी होती है कि ये 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, दैट मैनी करंट कैन बी पास थ्रू इट। तो जैसे कि अभी बताया हमने कि भाई हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट स्क्वायर। तो अगर आपके अप्लायंसेस सपोज करो 2 एम्पियर चलने के लिए, 5 एम्पियर लेने के लिए बने हैं, या 10 एम्पियर, वोट एवर जो भी उसकी रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग बने, अगर आपसे लाइट की फ्लक्चुएशन से वोल्टेज फ्लक्चुएट करके उसमें 2 एम्पियर से ज्यादा करंट चला गया तो क्या होगा, वो जल जाएगा। तो इसलिए फॉर प्रोटेक्शन वहां पे क्या लगाते हैं हम, वी यूज फ्यूज, जो एक पर्टिकुलर कैपेसिटी का फ्यूज लगा होता है। अगर आप 2 एम्पियर की उसकी कैपेसिटी है तो आप 2 एम्पियर का एक फ्यूज लगाएंगे, और यहां से 2 एम्पियर से ज्यादा का अगर करंट पास होगा तो इसमें इतनी हीट डेवलप होगी कि ये वायर मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो गया तो इट ब्रेक द सर्किट और आपका अप्लायंसेस सेफ हो जाए। ठीक है, तो ये लाइट के फ्लक्चुएशन से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। फाइन, तो इट प्रोटेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्यूज के बेनिफिट्स है, एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।